तो हम लोग जो है निमी असाइनमेंट के बारे में चर्चा कर रहे थे और ये जो है चौथा पार्ट होने वाला है क्योंकि इससे पहले जो ऑलरेडी 3 पार्ट जो है चैनल पे अपलोड हो चुका है। तो अगर आपने उन 3 पार्टों को नहीं देखा है तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट के नाम से। तो वहाँ जो है आप देख सकते हैं यानी टॉप 20 एमसीक्यू नाम से प्लेलिस्ट है ना। तो चलिए आज शुरू करते हैं और आज जो हम लोग 91 से आगे के प्रश्नों को देखने वाले हैं। इससे पहले जो है शायद हम लोगों ने 90 प्रश्न तक जो है सॉल्व कर लिया था। ये सारे जितने प्रश्न कराए जा रहे हैं आने वाले जो सतीश धवन के एग्जाम है, यूआरआर सैटेलाइट सेंटर हो गया या फिर एचएफएससी हो गया, यानी सारे को ध्यान में रखते हुए कराया जा रहा है और काफी जो है ये काफी जो है इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सारे निमी के असाइनमेंट है। तो अगर आप इन प्रश्नों को कर ले जाते हैं तो आप जो एग्जाम में जो है प्रश्न कर ले जाएंगे क्योंकि ये जो प्रश्न है वो ये वही प्रश्न है जो एग्जाम में पूछे गए हैं और जिसकी पूछने की पूरी पूरी संभावना है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है वह है द टाइप ऑफ गियर यूज टू कनेक्ट द इंटरसेटिंग शाफ्ट इज, यानी जो है दो अंतर विभाजक शाफ्ट को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाने वाला गियर किस प्रकार गियर का प्रकार है। यानी जो है दो इंटरसेटिंग शाफ्ट को जो है आपस में कनेक्ट करना है तो वहाँ कौन सा गियर का प्रयोग करेंगे, क्या स्पर गियर का, बेवेल गियर का, हेलिकल गियर का या फिर वर्म और वर्म हिल का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा स्पर गियर, यानी जो है इंटरसेटिंग शाफ्ट को कनेक्ट करने के लिए वहाँ जो है स्पर गियर का प्रयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन ए में मिल जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है द प्रोसेस टू ए क्रिएट ट्रू एंड ए कंसेंट्रिक सरफेस द ग्राइंडिंग व्हील विद द व्हील स्पिंडल एक्सिस इज कॉल्ड, यानी जो है व्हील स्पिंडल के अक्ष के पोषण की पहिए की सतह को सदी हुई को सेकेंद्रित बनाने के लिए क्या कहलाती है। यानी जो है जो ग्राइंडिंग व्हील के पहिए है उसे सेकेंद्रित करना है, यानी जो है कंसेंट्रिक करना है, तो इसके लिए जो प्रक्रिया अपनाया जाएगा वो कौन सा प्रक्रिया कहलाएगा, वह जो है ड्रेसिंग कहलाएगा, जो कि ऑप्शन बी में मिल जाता है ना। चलिए अगला प्रश्न है 93 नंबर का अगला प्रश्न है डाई जिग्स उपकरणों की मरम्मत के लिए होने वाली पोषण मशीन क्या कहलाती है। यानी जो है डाई और जिग्स का अगर मरम्मत करना है तो उसके लिए कौन सा जो है पोषण मशीन का प्रयोग करेंगे, क्या पृष्ठ ग्राइंडर, बेलनाकार ग्राइंडर, केंद्र रहित ग्राइंडर या फिर टूल और कटर ग्राइंडर। तो किसका प्रयोग करेंगे, तो यहाँ जो प्रयोग करेंगे यहाँ टूल और कटर ग्राइंडर का प्रयोग करेंगे, किसके लिए, डाई जिग्स उपकरणों की अगर मरम्मत करनी हो तो। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 94 नंबर का। अगला है इनमें से कौन सा मिलिंग मशीन कटर होल्डिंग डिवाइस नहीं है, यानी इनमें से जो है कौन सा मिलिंग मशीन का जो है कटिंग होल्डिंग डिवाइस नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा चक। चक जो है यह एक हमारा जो है ड्रिल मशीन में स्पिंडल को सेट करने के लिए लगाया जाता है, वहाँ का भाग होता है, ना कि ये मिलिंग मशीन का भाग होता है ना। तो चलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा, क्योंकि चक जो है मिलिंग मशीन कटर का भाग नहीं है। अगला प्रश्न है एक मिलिंग मशीन में कटर डॉट डॉट पर लगा होता है, यानी मिलिंग मशीन में जो कटर लगा होता है वो कहाँ लगा होता है, तो आर बार में लगा होता है, जो कि ऑप्शन सी में मिल जाता है आर बार। अगला है एक प्लेनर का टेबल शीर्ष डैश के साथ प्रदान किया जाता है, यानी एक प्लेनर को जो है टेबल का शीर्ष जो है किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है, यानी किस स्लॉट के द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा, टी स्लॉट के द्वारा, यानी जो है एक प्लेनर का टेबल का जो शीर्ष को प्रदान करते हैं टी स्लॉट के द्वारा प्रदान किया जाता है, जो कि ऑप्शन सी में मिल जाता है। अगला है डॉट डॉट की स्थिति को बदलकर प्लेनर के स्ट्रोक की लंबाई को समायोजित किया जा सकता है, यानी जो है किसकी स्थिति को चेंज करके जो है प्लेनर की स्ट्रोक की लंबाई को समायोजित कर सकते हैं, यानी जो है एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए, यानी जो है लिमिट स्विच यानी सीमा स्विच के माध्यम से जो है किसी प्लेनर की स्ट्रोक की लंबाई को समायोजित किया जा सकता है, तो ये जो है सही हो जाएगा। अगला है नर्लिंग डैश डैश की कार्य विधि है, नर्लिंग जो है किसकी कार्य विधि है ये बताना है। ठीक है, तो नर्लिंग जो है यह जो है खराद पर रफिंग कार्य, यानी जो है रफ द सरफेस ऑन द लेथ, यानी लेथ पे जो है रफ सरफेस का कार्य है। तो ग्रिपिंग पावर को बढ़ाने के लिए जो है कुछ इस प्रकार से जो है कोई उपकरणों के बीच जो है इस प्रकार से
खुरदरेपन बनाया जाता है, यानी कि ताकि जो है अच्छे से ग्रिप में कोई वस्तु को पकड़ में आ सके, ठीक है। तो स्ट्रेट नर्लिंग होता है, डायमंड नर्लिंग होता है और क्रॉस नर्लिंग होता है, ठीक है। 3 प्रकार से नर्लिंग किया जाता है। अगला है एक प्लेनर इस संदर्भ में शेपर भिन्न होता है कि प्लेनर में, यानी जो है प्लेनर जो है शेपर से किस प्रकार भिन्न होता है, ये बताना आपको। तो इसका जो सही आंसर है, औजार स्थिर रहता और नमूना आगे पीछे करता है, यानी कि जो प्लेनर जो होता है, प्लेनर में क्या होता है कि जॉब रोटेट करता है, यानी जॉब रेसिप्रोकेट करता है, आगे पीछे करता है, और टूल जो है स्थिर रहता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है ये हो जाएगा। अगला है 36 दांत में 3 mm मॉड्यूल वाले गियर का पिच क्या होगा। तो पिच मॉड्यूल बराबर क्या होता है, मॉड्यूल बराबर होता है D/T, ठीक है। अब डी क्या है, टी डया है व्यास, और टी क्या है, तीत है, ठीक है। यहाँ आप 36 तीर दिया गया है ना। 36 दांत दिया गया है, तो एम बराबर आप सिंपली सेट करेंगे D/, यहाँ हो जाएगा आपका दांतों की संख्या 36 दिया, मॉड्यूल यहाँ मॉड्यूल दिया गया है 3 दिया गया है, तो सिंपली डी बराबर कितना हो जाएगा, 36 इंटू में 3 करेंगे तो 108 हो जाएगा, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा, तो डी में मिल जाता है। अगला है प्लेनर का वह प्रकार जिसमें केवल कॉलम होता है, वह है, यानी प्लेनर का वह कौन सा प्रकार है जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो है कॉलम होता है, ठीक है। तो यह जो है ओपन साइड प्लेनिंग मशीन हो जाएगा, जो कि डी में मिल जाता है। अगला है शेपर टेबल के टॉप और साइड में प्रदान किए गए स्लॉट्स का प्रकार है, यानी जो है शेपर टेबल के टॉप और साइड में जो प्रकार प्रदान किए जाते स्लॉट्स है, वो कौन सा स्लॉट्स है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा टी स्लॉट, जैसे कि हम लोगों ने पीछे इसके बारे में देख लिया, तो टी स्लॉट जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है मिलिंग मशीन के कम करने का सिद्धांत क्या है, यानी मिलिंग मशीन में जो है कम किया जाता है, वो किस सिद्धांत पे कम किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी घूमते हुए कटर को प्रतिकूल वर्ग खिसकता है, यानी जो है इसमें क्या होता है कि कटर घूमता है और वर्क जो है जो वर्क पीस जॉब होता है वह खिसकता है ना। अगला 104 नंबर का प्रश्न है, इसमें पूछा गया मीट्रिक प्रणाली में वर्नियर हाइट गेज की सटीकता यानी जो है एक्यूरेसी यानी शुद्धता क्या होता है। तो मीट्रिक प्रणाली में जो वर्नियर हाइट गेज की जो शुद्धता होती है वह क्या होता है, आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी जो है 0.02 mm, ठीक है। तो वर्नियर हाइट गेज वर्नियर लगा है तो 0.02 mm हो जाता है, अगर वर्नियर नहीं लगता तो 0.01 mm होता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आपसे वर्नियर मैक्रोमीटर के बारे में पूछे तो वर्नियर मैक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, तो इस सब के बारे में इस सब का जो हो जाएगा 0.02 mm हो जाएगा। और वही अगर वर्नियर नहीं लगेगा लगा होगा तो 0.01 mm जो है लगभग होता है, ठीक है। इसे याद रखेंगे। अगला है अपने सबसे सादे रूप में कांसा का मिश्र धातु क्या है, यानी इन इट्स सिंपल फ्रॉम ब्रॉन्ज एंड एलॉय ऑफ, यानी जो है सादे रूप में जो कासा होता है उसमें उसका जो मिश्रण होता है वह क्या क्या होता है। तो 105 का जो सही आंसर हो जाएगा, 105 का हो जाएगा ए, तांबा और टीन का जो है सादा कासा मिश्रण होता है, प्लेन कासा, ठीक है। चलिए अगला है प्लेन मिलिंग के लिए की जाती है, यानी प्लेन मिलिंग में की जाती है, प्लेन मिलिंग में कौन सी प्रक्रिया जो है ऑपरेशन किया जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी समतल सतहों का मशीनीकरण किया जाता है प्लेन मिलिंग में। अगला है स्लॉटिंग सॉ कटर का प्रयोग डॉट डॉट के लिए किया जाता है, यानी स्लॉटिंग सॉ कटर का प्रयोग जो किया जाता है किस लिए किया जाता है। तो इसका आंसर सी मिल जाता है, लंबाई की कटाई के लिए जो है स्लॉटिंग सॉ कटर का प्रयोग किया जाता है, तो सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है जिस सामग्री के लिए ड्रिलिंग करते समय किसी कटिंग तेल की आवश्यकता नहीं होती है वह कौन सा है, यानी जो है वह कौन सा मेटल है जिससे जो है कटिंग करते हैं तो कोई भी कटिंग ट्रल की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कोई भी जो है कोई भी कटिंग ऑयल का जो है प्रयोग नहीं करते हैं, तो यह जो है ढलवां कास्ट आयरन होता है, ढलवां लोहा, ग्रे ढलवां लोहा हो जाएगा, तो ऑप्शन डी में मिल जाता है। अगला है प्लेनिंग मशीन का टूल पोस्ट डेट पर डॉट डॉट पर लगा होता है, यानी प्लेनिंग मशीन का जो टूल पोस्ट होता है वो कहाँ लगा होता है, तो वह जो है सैडल पर लगा होता है, जो कि ऑप्शन डी में मिल जाता है, सैडल, सॉरी सैडल पे नहीं, क्लेपर बॉक्स में लगा होता है, ठीक है। यह जो है क्लेपर बॉक्स में लगा होता है, तो ऑप्शन बी में मिल जाता है क्लेपर बॉक्स, मिस्टेक हुआ था यहाँ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है मैकेनिकल शेपर के औजार की कटाई की गति डॉट डॉट के दौरान अधिकतम होता है, यानी जो है मैकेनिकल शेपर में जो है औजार की कटाई की गति किसके दौरान अधिकतम होता है, ठीक है। तो 110 का जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा कटिंग स्ट्रोक के माध्यम में होता है, ठीक। तो ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा इसका। अगला है एक मैकेनिकल शेपर पर रोटरी गति को रैखिक गति में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है, यानी जो है एक मैकेनिकल शेपर है उसमें क्या करता है यानी रोटरी गति को रैखिक गति में बदलना है। तो इसके लिए जो प्रयोग किया जाएगा वह कौन सा उपकरण जो है प्रयोग किया जाएगा, तो इसके लिए जो है प्रयोग किया जाता है क्रैंक एंड स्लॉटेड लिंक मैकेनिज्म का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन सी में मिल जाता है। अगला है खांचा बनाते समय प्रयोग में की गई कटाई गति निम्नलिखित में से किसको ध्यान में रखते हुए तय की जाती है, यानी जो है अगर कोई स्लॉट का निर्माण करना है तो उसके लिए जो प्रयोग की गई कटाई की जो गति होती है इनमें से किसको ध्यान में रखते हुए की जाती है, तो 112 का जो सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी जो है इनमें से सभी हो जाएगा। ली जाने वाली कट की गहराई के अनुसार, मशीन की कठोरता की स्थिति के अनुसार और उसके बाद जो है कटाई औजार और वर्कपीस के पदार्थ पर भी निर्भर करता है ना। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है एक हथौड़े में आई होल होता है, यानी जो एक हथौड़े में जो आई होल होता है वह किस लिए होता है, तो इसका सही आंसर है दोनों सिरों। आई मतलब जो होता है कैसा होता है, तो दोनों सिरों से पतला होता है, ठीक है। तो इसका सी आंसर हो जाएगा। अगला है वह दूरी जिसके मध्य में एक बारी में एक पेज की चूड़ी अक्षीय रूप से आगे बढ़ती है, यानी कहा जा रहा है वह दूरी जिससे माध्यम एक एक बार में एक पेज को चूड़ी, यानी एक बार जब हम एक थ्रेड को घुमाते हैं चूड़ी को घुमाते हैं सॉरी नट को घुमाते हैं तो जितने अक्षीय दूरी तय करती है तो उसे क्या कहते हैं, उसे लीड कहते हैं, कि जो कि ऑप्शन बी में मिल जाता है लीड, ठीक है। चलिए अगला है एक ड्रिल हुए छेद पर परिष्कृत करने के लिए किस कटाई औजार का प्रयोग किया जाता है, यानी एक ड्रिल किए हुए छेद को परिष्कृत करना यानी जो है उसे फिनिशिंग करना, तो इसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो वहाँ जो रीमर का प्रयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन सी में मिल जाता है। अगला है किस रेती का हैंडल पर जोर चूड़ी लगाने का उद्देश्य होता है, यानी जो है किसी रेती के हैंडल पर जोर चूड़ी लगाने का उद्देश्य क्या होता है, तो 116 का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा लकड़ी के हैंडल को क्षति पहुंचाने से बचाने के लिए, तो यहाँ जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आई थिंक शायद मेरे ख्याल से फेरुल की बात की जा रही है, तो फेरुल लकड़ी के हैंडल को क्षति से पहुंचाने से बचाने के लिए, तो यहाँ शायद मेरे ख्याल से फेरुल की बात की जा रही है ना। अगला है काउंटर बोरिंग डॉट डॉट के लिए की जाती है, यानी जो काउंटर बोरिंग की जाती है वो किसके लिए की जाती है, तो इसका आंसर डी में मिल जाता है सॉकेट हेड को समायोजित करने के लिए, नहीं जो इसे स्थान देने के लिए जो है काउंटर बोरिंग की प्रक्रिया की जाती है। अगला 118 नंबर का प्रश्न है इनमें से कौन सा पोषण पहिए बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाले पदार्थों में से एक है, यानी जो है पोषण पहिया यानी कि ग्राइंडिंग व्हील, ठीक है, ग्राइंडिंग व्हील बनाने के में से जो है कौन सा पदार्थों का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ जो है सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन ए में मिल जाता है, ठीक है। तो ए इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला 119 नंबर का है बर्नियर डेप्थ गेज का प्रयोग डॉट डॉट मापने के लिए किया जाता है, यानी बर्नियर डेप्थ गेज का प्रयोग किसके लिए करते हैं, तो इसके लिए जो करते हैं जो है अंधसुराग स्टेप की गहराई के लिए करते हैं, नहीं स्टेप फॉर डेप्थ ऑफ ब्लाइंड होल, यानी जो है अंधसुराग स्टेप की गहराई को मापने के लिए वर्नियर डेप्थ गेज का प्रयोग करते हैं। अगला है वर्नियर बिवेल प्रोटेक्टर का अल्पतमांक कितना होता है, यानी वर्नियर बिवेल प्रोटेक्टर का जो एक्यूरेसी होता है वो कितना होता है, तो वह 5 मिनट की एक्यूरेसी में सुत्ता देता है, तो बी हो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है इनमें से कौन सा एक अप्रत्यक्ष मापने वाला औजार है, अप्रत्यक्ष मतलब जो कि डायरेक्ट जो है रीडिंग ना ले सके, ठीक है ना, जो डायरेक्ट रीडिंग ना ले सके, जैसे कि डायरेक्ट रीडिंग लेने वाला हमारा क्या हो गया, स्टील रूल वगैरह हो गया, वर्नियर कैलिपर हो गया, जो कि डायरेक्ट रीडिंग उस पर पढ़ सकते हैं। और अप्रत्यक्ष वह हुआ कि जो डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं उसके लिए स्टील रूल की आवश्यकता होती है, तो इनमें से कौन हो जाएगा, तो इसके लिए जो है इनसाइड क्लिपर यह हो जाएगा, वर्नियर क्लिपर डायरेक्ट रीडिंग के अंतर्गत आता है, यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर भी डायरेक्ट रीडिंग के अनुसार अंतर्गत आता है, और इनसाइड माइक्रोमीटर भी डायरेक्ट रीडिंग के अंतर्गत आता है, तो ये जो है सही हो जाएगा। अगला है एक स्क्रू ड्राइवर में 3 मुख्य भाग होते हैं, कौन सा तीनों में से एक नहीं है, तो ब्लेड शैंक और हैंडल हब जो है ये तीनों होते हैं, जो कि हब नहीं होता है ना। 122 का 4 हो जाएगा। अगला है 123 नंबर का लोहार के काम में अधिकतम प्रयोग होने वाला हथौड़ा कौन सा है,
तो वहाँ जो है स्लेज हैमर का प्रयोग करते हैं, नहीं लोहार हथौड़ा का, ठीक है ना। तो 20 जो है इसका सही हो जाएगा। अगला है डॉट डॉट टेपर रिंग गेज को जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी जो है एक टेपर रिंग गेज को क्या जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है। टेपर रिंग गेज है तो बाहरी टेपर को जांचने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। ये 124 का ये हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। यदि एक आकार के कई टुकड़ों को लेआउट करना हो तो आप क्या उपयोग करेंगे? तो वहाँ जो है टेम्पलेट का उपयोग किया जाता है। तो आपको इसी प्रकार से हर रोज जो है वीडियो मिलता रहेगा और जो है आप इसरो एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर ले जाएंगे। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में घंटे का आइकन को जरूर दबाएं और साथ में वीडियो को शेयर करना ना भूलें। शेयर करने से क्या होता है कि मोटिवेशन मिलता है और जितना व्यूज होगा हम लोग उतने अच्छे से जो है वीडियो को अच्छे बनाएंगे और आपके लिए लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये इसरो के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए इस वीडियो में इतना ही।